11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में काफ़ी बातें की हमने, थर्मोमीट्री, कैलोरीमीट्री। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है यार ट्रांसमिशन ऑफ हीट। बात चल रही है यार हीट टेम्परेचर की बड़े दिनों से। अब अगली बात है यार हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। यह हेडिंग हो सकती है आपकी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हमने खैर क्या लिखा है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। पूरी हेडिंग क्या हो जाएगी, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। मोड्स मतलब कौन कौन से मेथड से हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। तो डाल लो भाई हेडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हीट। 2 लेक्चर में कंप्लीट करने की उम्मीद है, बाकी डिपेंड करता है बेटा टॉपिक्स पे कि टॉपिक्स कैसे चलते हैं। तो हेडिंग आ गई अब ट्रांसमिशन ऑफ हीट या फिर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। यार जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह है कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, कैसे ट्रांसफर हो सकती है, वही हमने डिस्कस करने हैं। तो 3 मेथड्स हैं यार। एक जिसको कहते हैं कंडक्शन, दूसरा जिसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन, और तीसरा बेटा जी रेडिएशन। तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर by 3 methods: conduction, convection and radiation। डिटेल में डिस्कस करेंगे कंडक्शन को, कन्वेक्शन को, रेडिएशन को, लेकिन पहले एक ही बार में तीनों का मतलब समझ लेते हैं कि यार कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। अब तीनों के बारे में बात करूं तो यार कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर दूसरे पॉइंट की ओर होता है without any actual movement of the particles, without any actual movement of the particles। इसमें सिर्फ हीट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रांसमिट होती है, पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक रॉड है यार, ठीक है जी, रॉड को आप एक एंड से हीट करना स्टार्ट कर देते हो तो इधर से हीट फ्लो करते हुए यहां तक पहुंच जाती है। पहले इधर का टेंपरेचर बढ़ता है, फिर इस साइड का भी टेंपरेचर बढ़ जाता है। तो हीट का फ्लो ऐसे हो रहा है कुछ। अब हीट का ट्रांसमिशन तो हो रहा है, पार्टिकल्स नहीं हीट लेकर जा रहे, सिर्फ हीट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रांसमिट हो रही है। होता क्या है, जब यहां से इसको हीट करूंगा, हीट करने से क्या होगा कि जो यहां के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, ये हीट एनर्जी गेन कर कर टेंपरेचर बढ़ जाएगा इनका। टेंपरेचर बढ़ने से इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण ये क्या करने लग जाएंगे जी, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। वाइब्रेशंस जो हैं वो आगे ट्रांसमिट होंगी, अगले पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे, उनका टेंपरेचर भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगले वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशंस अपनी जगह पर ही होंगी। एनर्जी का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड की ओर होना शुरू हो जाएगा। ये जो भी हो रहा है इट इज टर्म्ड एज कंडक्शन, कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one point to another, heat is transferred from one point to another without any actual movement of particles। पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी आगे बढ़ेगी, हीट एनर्जी आगे बढ़ेगी। मेटल्स एक एंड से दूसरे एंड हीट का ट्रांसफर करवा देते हैं, दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। उनमें बेसिकली
जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होती है एक एंड से दूसरे एंड की ओर, वो कंडक्शन के द्वारा होती है। ये एक स्लो प्रोसेस है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, टाइम लगता है एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को पहुंचाने में। कंडक्शन भाई तीनों में हो सकती है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, ठीक है जी। तो हीट का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड की ओर होना, ये क्या है आपका कंडक्शन है, कंडक्शन विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब अगली बात आती है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या है? इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर with the movement of the particles। भाई पार्टिकल्स मूव करती हैं और हीट एक एंड से दूसरे एंड की ओर ट्रांसफर होती है। ये क्या है जी? आपका कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन। आपने रूम में एक एंड पर रूम हीटर लगा दिया, सर्दियां ज्यादा आ गई, बहुत ज्यादा ठंड है, तो रूम हीटर लगा लिया भाई, अंगीठी लगा ली, हीटर लगा लिया दूसरा सिंपल वाला, जो मर्जी है। एक एंड पे हीट का कोई सोर्स लगा दिया तो होगा क्या? उससे उसके आसपास की एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी एयर है, वो हीट अप हो जाएगी। हीट अप होगी, एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं, आपको पता होगा हीट होने से वो लाइट हो जाते हैं, वो ऊपर की ओर जाएंगे। वो जब ऊपर जाएंगे तो उनकी जगह लेने दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है जी। वो हीट होंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, उनकी जगह लेने दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। धीरे 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 क्या होगा? एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो गया। वो जो मॉलिक्यूल्स हीट हो रहे हैं वो ऊपर जाके फिर दूसरी तरफ मूव करने लग जाएंगे। कुछ देर बाद क्या होगा? पूरे रूम का टेम्परेचर अप होना शुरू हो जाएगा। पूरे रूम का टेम्परेचर ही क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। वार्मथ आ जाएगी पूरे के पूरे रूम में। अब यहां पर एक एंड से दूसरे एंड की ओर, भैया अंगीठी तो तुमने एक एंड पे लगा रखी है, रूम हीटर तो एक ही एंड, कमरा सारा का सारा गर्म हो गया। अब ये क्या है? इट इज कन्वेक्शन। ये क्या होगी जी? आपकी कन्वेक्शन हो गई। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को एक्चुअली मूव करना पड़ेगा। अच्छा, कन्वेक्शन दो टाइप की हो सकती है, एक तो सिंपल और एक होती है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड मतलब अब एक तो आपने रूम हीटर लगा दिया एक एंड पर, सारा का सारा कमरा धीरे 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 अपने आप मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, हीटअप होता जा रहा है। लेकिन अगर ब्लोअर लगा दो, अब ब्लोअर क्या करता है? हवा मारता है, गर्म हवा मारता है। अब ये गर्म हवा में भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं। अगर ये फोर्स के साथ हो रहा है तो ये क्या होगी? आपकी फोर्स्ड कन्वेक्शन होगी। हो कन्वेक्शन ही रही है, पार्टिकल्स ही मूव करवाए हमने एक एंड से दूसरे एंड की ओर, ब्लोअर में, है ना। वो ब्लोअर नहीं मारते, कहीं एक तो रूम हीटर होते हैं, एक ब्लोअर होते हैं, हवा मारते हैं गर्म सी। तो अगर ब्लोअर लगा हुआ है तो वो फोर्स्ड कन्वेक्शन है, अगर नॉर्मल रूम हीटर लगा हुआ है वो कन्वेक्शन है। तो यार कन्वेक्शन मींस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। अब अगली बात, रेडिएशन। रेडिएशन अलग चीज है। रेडिएशन में बेटा यार नाम ही अब रेडिएशन कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशंस। बेसिकली क्या है? ये वेव्स हैं। कौन सी वाली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं, ठीक है, पढ़ा होगा तुमने, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। तो ये जो हीट रेडिएशन है ना, ये भी हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर लेकर जाती हैं। भैया सन से जो यहां तक हीट एनर्जी आ रही है, आती है भाई, जबरदस्त वाली हीट एनर्जी आती है। सन से जो हीट एनर्जी आ रही है उससे कई कुछ करते हैं हम, कपड़े सुखा लो, पापड़ सुखा लो, बंदे सुखा लो,
तो ये जो हीट आ रही है ये किस फॉर्म में आ रही है? इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो तीन तरह से हीट का ट्रांसफर हो सकता है भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन छोटा सा टॉपिक होगा, उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी, 5-10 मिनट की हो जाएगी। कंडक्शन में डिटेल में डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं, उसके बाद रेडिएशन लास्ट में आएगा, उसकी भी डिस्कशन कुछ ना कुछ होगी। फिलहाल तीन बातें, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो कोई भी गैस का बर्नर है, ठीक है जी, ये गैस है, गैस का चूल्हा, ठीक है। इस पे आपने एक कंटेनर रख दिया जिसमें क्या है भाई, पानी है, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है बेटा किस चीज का है? मेटल का है। अब यार फ्लेम तो यहां पे पड़ रही है ना नीचे, लेकिन सारा पतीला गर्म हो जाएगा भाई। हीट तो नीचे बेस पे पड़ रही है, लेकिन यहां हाथ लगाएगा ये भी एन गर्म हो जाएगा। अब ये जो कंटेनर गर्म हुआ ना पूरा का पूरा, ये कंडक्शन है, मेटल है, नीचे हीट किया, पहले नीचे वाला पोर्शन हीट हुआ, फिर ऊपर वाला हुआ, फिर ऊपर वाला हुआ, फिर ऊपर वाला हुआ, करते 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 सारा का सारा कंटेनर हीटअप हो गया, टेम्परेचर काफी बढ़ गया। तो भाई मेटल का यानी कि ये जो कंटेनर है इसका हीट हो जाना, ये क्या था? इट इज कंडक्शन, ये कंडक्शन है, ओके। उसके अलावा जो पानी अंदर गर्म हो रहा है वो कंडक्शन से नहीं हो रहा। सबसे पहले नीचे बेस में कंडक्शन पे, कंडक्टर पे क्या मिली? हीट, कंडक्टर गर्म हो गया, और जो सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उसके साथ कांटेक्ट में है वो गर्म हुए, वो गर्म हुए तो मूव करने लग जाएंगे, वो ऊपर की ओर मूव करेंगे, उनकी जगह वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स देंगे, वो भी गर्म होंगे, वो मूव करेंगे। यार अंदर इसके कन्वेक्शन चल रही है, पूरा का पूरा वाटर यानी कि पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हीट हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? कन्वेक्शन। इसके अंदर पानी जो गर्म हुआ वो कन्वेक्शन से हुआ, कंटेनर जो गर्म हुआ वो कंडक्शन से हो गया। दोनों चीजें देखो इकट्ठे लग रही हैं। और मान लो ये बड़ा कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर है, और खूब गर्म पानी हो गया, इसमें बॉयल कर रहा है जी। अब यार बड़ा सा कंटेनर हो, बॉयल कर रहा हो, उसके पास जाते हो जब, बिना टच किए हुए ही उसका आपको सेक फील होगा, मतलब फील हो जाएगा दूर से ही कि ये हॉट है। तो वो जो सेक होता है ना, जिसको कहते हैं सेक, बड़ा सेक मार रहा है भाई, ये जो सेक है ना, ये है रेडिएशन। यहां से रेडिएशन के फॉर्म में भी इधर उधर हीट का फ्लो होता है जी। तो मेटल यानी कंडक्टर कैसे हीटअप हो गया? कंडक्शन के कारण, पानी अंदर कन्वेक्शन के कारण, और ये जो हो रहा है ये क्या है? रेडिएशन है। या रूम हीटर की बात करो, जो रूम हीटर है, रूम हीटर के आसपास मेटल बॉडी लगी हुई है, ठीक है, उसके आसपास वो जाली सी भी लगी होती है, वो हीटअप हो जाती है। अब यार वो हीटअप हो जाती है क्योंकि वो कांटेक्ट में ना, कंडक्शन के कारण। पूरा कमरा किसके कारण? कन्वेक्शन के कारण। और कई बार हम उसके सामने हाथ रखकर बैठ जाते हैं और ज्यादा देर तक हाथ रखे भी नहीं जाते हैं। भैया वो हाथ रखते हैं तो वहां से जो रेडिएशन आ रही है, तो हाथ जो एकदम गर्म हो जाते हैं, एकदम ज्यादा ही सेक आता है, वो किसके कारण? रेडिएशन के कारण, ठीक है। लोहड़ी में जब आग जलाते हैं तो पहले तो आग कम होती है, उसके आसपास कुर्सियां सी डाल के बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब आग मच जाती है ना, कुर्सियां पीछे करनी पड़ती हैं, कहते हैं यार बड़ा सेक आ गया, कुर्सियां क्या कर लो, पीछे कर लो, ज्यादा ही सेक आता है। भैया वो जो सेक आ रहा है ना, दैट इज रेडिएशन। उसमें कोई आप टच नहीं कर रहे, कोई कन्वेक्शन, वो रेडिएशन है। आसपास की हवा गर्म हो जाती है, वो कन्वेक्शन है। डायरेक्ट किसी चीज पे पड़ रही है और वो हीटअप हो रहा है, दैट इज
रेडिएशन और कांटेक्ट के साथ है वो उसको क्या कहेंगे, फिर हम कंडक्शन कहेंगे। तो पॉइंट ये है कि 3 तरह की मेथड्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिलहाल इन चीजों को छोड़कर हम सीधा किसकी ओर बढ़ रहे हैं, कंडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो कंडक्शन थोड़ा डिटेल में आएगा। आज का मुद्दा जो है ओवरऑल बेटा जी कंडक्शन ही रहेगा। आज का मेन मुद्दा क्या रहेगा जी, कंडक्शन। ओके, तो अपनी बात कंडक्शन बता दिया। इट इज दैट मोड इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another, sorry, from one point to another without actual movement of particles. पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या करने लग जाते हैं भाई, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और उसके कारण हीट एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रांसफर होता है। स्लो प्रोसेस है। और मेनली कंडक्शन अगर स्टडी करनी है तो वी विल टॉक अबाउट मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो उन्हीं की बात होगी। तो हमने मेनली पहले नंबर पर क्या स्टार्ट किया यार, कंडक्शन। अगर कंडक्शन की बात होगी तो मेटल्स की बात ही आनी चाहिए। मेटल्स में फिर हम एक क्या कंसीडर करते हैं, मान लो एक मेटेलिक रॉड कंसीडर करते हैं। कुछ बातें हैं भाई सीखने वाली। तो मेन हेडिंग कंडक्शन, मेटेलिक रॉड की बात करते हैं। ये मान लो एक मेटल की रॉड है भाई, ठीक है जी, मेटेलिक रॉड। थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू दे देते हैं। सो दिस इज अ मेटेलिक रॉड। ठीक है जी, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जरूरत पड़ेगी। ये एक एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया। ठीक है जी, मान लो ये जो एंड है इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ओके जी, अब ये मेटल की बनी हुई है, मैं इसको इस तरफ से क्या देने लग गया, हीट देने लग गया, तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा एक एंड से दूसरे एंड की। और अब अगर इसमें भी बीच में कई पॉइंट्स ले लेता हूं बेटा, इसको मान लेता हूं ए, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेता हूं बी, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया। अब अगर T1 ग्रेटर देन T2 है, जाहिर सी बात है इस तरफ हीट अप करना शुरू किया तो इस तरफ टेम्परेचर ज्यादा हो गया। अब जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर से कम वाले टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर शुरू होगा। तो अगर ये बेटा मेटेलिक रॉड है, 2-3 बातें हमें सीखनी पड़ेंगी कि जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये जो हीट मिल रही है एक पर्टिकुलर एंड पे, इसका क्या होगा, ये इस हीट का कुछ हिस्सा, मान लो इस पर्टिकुलर पोर्शन को मिली, इस पर्टिकुलर पोर्शन को, इतने से पोर्शन को, छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं ये, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन ने इस हीट को एब्जॉर्ब किया। जो हीट मिलेगी ना उसका क्या क्या होगा, कुछ हीट को ये पर्टिकुलर पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा, कुछ तो क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी। ध्यान से समझना, कुछ को क्या करेगा, आगे ट्रांसमिट कर देगा, और कुछ जो है वेस्ट भी हो जाएगी, थोड़ी बहुत रेडिएशन हो जाएगी इधर उधर, तो वो वेस्ट भी हो जाएगी। तो यार जो हीट लेगा ये क्यू,
उसमें से कुछ को बेटा ये एब्जॉर्ब करेगा, आगे टेम्परेचर कम है तो कुछ हीट ट्रांसमिट हो जाएगी, थोड़ी बहुत देखो वेस्टेज भी हो जाएगी। जो एब्जॉर्ब करेगा उससे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कुछ हीट आगे पहुंच गई, जो आगे पहुंची उससे भी क्या होगा, उस आगे पहुंचने वाली हीट को जो अगला पोर्शन है ए की बजाय जो बी पे जो पोर्शन है, मान लो बी तक पहुंच गई, वो फिर वही बात, कुछ को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ आगे ट्रांसमिट कर देगा, और कुछ थोड़ी बहुत वेस्ट भी चलो होगी रेडिएशन के फॉर्म में। तो होगा क्या, बी तक हीट पहुंची थी, ए ने भेजी थी ना, इसका भी टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि कुछ तो इसने एब्जॉर्ब की है, तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और जो इसने आगे भेजी सी उसको क्या करेगा, फिर वही बात, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट करेगा, और थोड़ी बहुत ही चलो वेस्टेज तो होती है रेडिएशन के फॉर्म में। जब बी एब्जॉर्ब कर रहा था, ट्रांसमिट कर रहा था, उधर ए को और हीट मिल रही थी, वो भी फिर वही प्रोसेस एब्जॉर्ब भी कर रहा था, तो इधर ए का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इधर बी का भी बढ़ता जाएगा, सी का भी बढ़ता जाएगा, डी का भी, ई का भी। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट का आगे ट्रांसमिशन भी हो रहा है, और जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उससे वो पोर्शन, वो पर्टिकुलर पोर्शन अपना टेम्परेचर इंक्रीज भी करवा रहा है। अब ये जो इस वक्त हो रहा है इसको हम कहते हैं वेरिएबल स्टेट। कौन सी स्टेट, वेरिएबल स्टेट। अभी हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इस पार्ट का भी बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। अगर मैं टेम्परेचर चेक करूं, यहां पे सब पे थर्मोमीटर लगा कर रखूं हर जगह पर, अगर यहां पर एक थर्मोमीटर लगा दिया, ठीक है, एक यहां पे लगा के रखा हुआ है, एक यहां लगा कर रखा हुआ है, अगर हर जगह एक एक थर्मोमीटर ठोक रखा है भाई, तो अगर टेम्परेचर चेक किए जाएंगे किसी भी वक्त, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, क्योंकि अभी वेरिएबल स्टेट में सबसे पहले ये हीट अप होना शुरू हुआ था, इसने हीट आके भेजी, इसका टेम्परेचर राइज हुआ, लेकिन उतनी देर में और हीट गेन की, तो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा, इसका और कम होगा, इसका और कम होगा, इसका और कम होगा, इसका अभी और कम होगा। तो अगर टेम्परेचर चेक करोगे तो इधर से उधर जाते हुए टेम्परेचर्स में फर्क होगा, सबसे कम टेम्परेचर यहां का होगा, सबसे ज्यादा यहां का होगा, और इस दौरान हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे कि जी वेरिएबल स्टेट है। कैसी स्टेट है, वेरिएबल स्टेट। अभी हीट का ट्रांसफर हो रहा है और हर जगह पे टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है, सबसे ज्यादा इधर है, सबसे कम इधर है। तो बेटा जी इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हर पॉइंट का टेम्परेचर राइज हो रहा है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है और आगे ट्रांसमिट भी हो रही है, हीट आगे ट्रांसमिट भी हो रही है और हर पार्ट उसको एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज करवा रहा है, और थोड़ी बहुत ही वेस्टेज चलो वो तो अब है ही है। इस सिचुएशन को कहते हैं वेरिएबल स्टेट, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अगली बात, कुछ देर बाद क्या होगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ए बी सी डी ई, ये टेम्परेचर अपना जितना राइज करवाना चाहते थे या करवा सकते थे करवा लेंगे। सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ देर बाद जब ये प्रोसेस चलेगा तो कुछ देर बाद सबका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने बोला
सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सेम नहीं। ए जितना पहुंचना चाहता था वहां तक पहुंच जाएगा, बी जो है उसका खुद का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ए और बी का सेम नहीं बोल रहा मैं। सी का भी कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन बी और सी का सेम नहीं बोल रहा मैं। टेम्परेचर में फर्क रहेगा, ए का सबसे ज्यादा, बी का उससे कम, सी का उससे कम, डी का उससे कम, ई का उससे कम, एफ का उससे भी कम। कम होगा थोड़ा थोड़ा, बट कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, ये ए बी सी डी ई 5 ही पॉइंट बनाए हैं, यहां पे अगर 500 पॉइंट भी बना लोगे ना क्लोज, तो उन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो मैं बोल रहा हूं कुछ देर बाद क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ ये जितने भी पॉइंट्स हैं, दे ऑल विल मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर इन सब पोर्शन का, हर एक पोर्शन का, मैंने बोला 5 बनाए हैं, चाहे 500 बना लो, थोड़े थोड़े फर्क पर, हर एक पोर्शन का टेम्परेचर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जितना इंक्रीज हो सकता था हो जाएगा। उस वक्त मैं कहूंगा क्या हो गया हुआ है जी, स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। अब हमें वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए यार। तो वेरिएबल स्टेट में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हीट आगे ट्रांसमिट हो रही है, हर पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, वेस्टेज भी थोड़ी बहुत ही चलो होती है। लेकिन जब स्टेडी स्टेट हो जाएगी, हर पार्ट हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इन्होंने हीट एब्जॉर्ब नहीं करनी, ए को जितनी हीट मिलेगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट आ चुकी है और टेम्परेचर नहीं राइज होना, कांस्टेंट हो गया, ए को यहां से जो हीट मिली उसको इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, सीधा क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, सारी ट्रांसमिट कर दी। अगर मैं मान लूं वेस्टेज नहीं हुई है तो हम कहेंगे ऑल ऑफ द हीट इज ट्रांसमिटेड, क्योंकि किताबों में लिखा होता है ऑल ऑफ द हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्टेडी स्टेट। उसमें कंडीशन है कि वेस्टेज नहीं हो रही। अगर वेस्टेज हो रही है तो थोड़ी बहुत ही वेस्टेज, बाकी ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब नहीं करनी उसने। तो स्टेडी स्टेट जब आ जाएगी तो ये जितनी हीट लेगा वो सारी ट्रांसमिट कर देगा, अपना टेम्परेचर उतना रखेगा, इसको जो मिलेगी वो आगे ट्रांसमिट कर देगा, सी को जो मिलेगी वो आगे ट्रांसमिट कर देगा, डी को मिलेगी वो आगे ट्रांसमिट कर देगा। यानी अगर वेस्टेज इग्नोर कर दो तो इन स्टेडी स्टेट हीट एब्जॉर्ब नहीं होनी and all the heat is transmitted from one point to another। हीट का ट्रांसफर चलता रहेगा क्योंकि टेम्परेचर का फर्क है, मैंने बोला टेम्परेचर का यहां पर क्या है, फर्क है। तो हीट का ट्रांसमिशन होती रहेगी, लेकिन हर एक पार्ट अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। तो ये होगी स्टेडी स्टेट। वेरिएबल स्टेट में क्या है, हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है और आगे ट्रांसमिट भी हो रही है, ठीक है जी। स्टेडी स्टेट में नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऑल हीट इज ट्रांसमिटेड टू अनदर एंड विच इज एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि ए से बी की ओर जा रहे हो, ए से बी की ओर नहीं, एफ की ओर जा रहे हो, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो इसलिए हीट का ट्रांसफर तो होता रहेगा ए से बी की ओर, क्योंकि हाई टू लोअर, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे इसका लोअर है, हाई टू लोअर, हाई टू लोअर, हाई टू लोअर, हाई टू लोअर। तो एक स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट क्या है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं करनी किसी पार्ट ने, वो लेनी है आगे भेज देनी है, लेनी है आगे भेज देनी है, लेनी है आगे भेज देनी है। अब अगली बात, ये जो पूरी सिचुएशन बनाई मैंने, यहां पे कंसेप्ट आना है किसका यार, टेम्परेचर ग्रेडियंट का। स्टेडी स्टेट हो गई, चलो बात, एक कंसेप्ट आना है किसका, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अब आपको पता है ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू
डिस्टेंस हो रहा है, इफ समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। साथ में टेम्परेचर लग गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, कई बार इसको डी थीटा बाय डी एक्स भी लिखा होता है। अगर टेम्परेचर को भाई थीटा से डिनोट कर दोगे तो डी थीटा लिख देना, टी से डिनोट करोगे तो टी से लिख देना। मैं टी से डिनोट कर देता हूं, इसलिए किससे लिखूंगा? टी से लिखूंगा। तो यह टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस। जब भी कंडक्शन की बात हो रही है, एक एंड से दूसरे एंड पे हीट का फ्लो करवाना है, तो भैया बिना टेम्परेचर ग्रेडियंट के हीट का फ्लो नहीं हो सकता। बिना टेम्परेचर ग्रेडियंट के हीट का फ्लो नहीं हो सकता। अगर ए और बी के बीच में टेम्परेचर का फर्क है, यानी डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तभी हीट आगे बढ़ेगी ना। तो कंटिन्यूअसली ए बी सी डी ई एफ, कंटिन्यूअसली देयर शुड बी कंटिन्यूअस चेंज इन टेम्परेचर। देखिए लाइन बनी हुई है ना, कंटिन्यूअस चेंज इन टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो देयर शुड बी टेम्परेचर ग्रेडियंट, देयर is always some temperature gradient when some metallic rod type situation is heated at one end। तो उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट का कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा। तो dt by dx क्या हो गया जी? टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। अगर मैं ये दो पॉइंट लूं और यहां से यहां तक टेम्परेचर में चेंज dt है, और अगर ये डिस्टेंस dx है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू dt by dx। ओके, एक और बात सुनना, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिफॉर्म है, जैसे कहते हैं ना स्पीड तो dv बाई dx बाई dt होती है, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्म तो dx बाई dt कांस्टेंट रहेगा, जिस मर्जी पोर्शन में ले लें। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट बेटा यूनिफॉर्म है, देख जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है टेम्परेचर डिक्रीज, तो हम कहेंगे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या बोला? वैसे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाई dx लिखेंगे, लेकिन इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग, या कह लो डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, if temperature is decreasing uniformly, then मैं dt by dx को अगर बेटा इस एंड का टेम्परेचर मैं T1 मान लूं, इस एंड का टेम्परेचर T2 मान लूं, जाहिर सी बात है T1 ग्रेटर देन T2 है, और A से B तक टेम्परेचर चेंज कितना हुआ फिर? T1 माइनस T2, और A से B तक लेंथ कितनी है? L, तो डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ? L। देन ओवरऑल चेंज को dt की बजाय मैं T1 माइनस T2 और नीचे डिस्टेंस की जगह टोटल लेंथ लिख लूं, तो यह भी क्या हो सकता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। बात को समझो, अगर यूनिफॉर्मली टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो एंड टू एंड का टेम्परेचर डिफरेंस और एंड टू एंड का डिस्टेंस यानी लेंथ, वहां से भी क्या आ जाता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा, तो फिर अलग अलग पोर्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग अलग हो सकता है। सो कंडक्शन के बारे में हमने बोला कि अगर रॉड की बात करो, मेटल की बात करो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एक तो स्टेडी स्टेट की बात होगी, एक वेरिएबल स्टेट की होगी, और एक किसकी बात होगी यार? टेम्परेचर ग्रेडियंट का कंसेप्ट आएगा ही आएगा, टेम्परेचर का ग्रेडियंट का कंसेप्ट आएगा ही आएगा। ओके, अब यह भी हो गया, तो अपनी अगली बात बनती है कि यार थर्मल कंडक्टिविटी पे एक लॉ सा होता है छोटा सा, जिसको हम कह देते हैं लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लिखना भाई, हेडिंग डालना, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। छोटी सी बात है वो भी, लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। तो अगली बात आ गई जी अपनी लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जी। ओके,
मिटा दे भाई इसको पहले। तब तक क्या करो, आप बिस्किट विस्किट खा लो, आराम कर लो, सांस ले लो, सांस छोड़ लो, ब्रेक ले लो, बातें कर लो। क्लास में भी मिलता है ना 1 मिनट का ब्रेक, ले भैया, खत्म ब्रेक, आ जाओ वापस। ओके जी, तो हमने बोला एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, स्टेडी स्टेट होती है, वेरिएबल स्टेट होती है। अब अगली बात यार, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोई खास बात नहीं, कंडक्शन की बात हो रही है, तो मेटलिक रॉड वगैरह इन्हीं की बात करनी पड़ेगी। तो ये मान लेते हैं वही अपनी एक मेटलिक रॉड है। उस वक्त मुझे ज़्यादा समझाना था तो मैंने ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया था, अब ज़्यादा मैग्नीफाई चलो नहीं किया। ओके जी, ये मेटलिक रॉड है, इसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी यार, लेंथ रही होगी, ये लेंथ है मान ले, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा, तो ए मान ले क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एल क्या हुई बेटा जी, रॉड की लेंथ, ए उसका क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है, ठीक है जी। तो T1 ग्रेटर देन T2 है, तो जाहिर सी बात है इस जगह से दूसरी जगह हीट का क्या होना है, ट्रांसफर होना है, ठीक है। अब यार पाइप में जब तुम पानी का फ्लो करवाते थे तो तुम कहते थे प्रेशर डिफरेंस होगा तो ही फ्लो होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से फ्लो होगा। तो यहां पे भी कहानी यही बनने वाली है कि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही तेजी से फ्लो होगा, ठीक है जी। तो T1 माइनस T2 है, लेंथ है, मैं मान लेता हूं कि स्टेडी स्टेट आई हुई है। कैसी स्टेट आई हुई है, स्टेडी स्टेट, कि स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। अब स्टेडी स्टेट रीच होने का मतलब कि हीट का ट्रांसफर बंद नहीं हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर तो होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होगा, लेकिन थ्रू आउट यूनिफॉर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो अगर मैं यहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूं, वैसे मुझे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या लिखना चाहिए यार, dt बाय dx, लेकिन यूनिफॉर्मिटी होने के कारण मैं इसको T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L भी लिख सकता हूं, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ, ठीक है, लिख सकते हैं अगर सब कुछ स्टेडली ही हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है टेम्परेचर। ओके, एक ये भी बात हो गई। अब यार इधर से हीट अगर मिले, अगर दोगे तो ठीक है, नहीं तो सराउंडिंग से ले लेके इधर आगे बढ़ाता रहेगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे कम टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होना तो है ही है ना, वो तो तय है। और टेम्परेचर ये नहीं है कि इसका और इसका ही, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लूंगा उसका टेम्परेचर इससे कम होगा, अगले पॉइंट का और कम होगा, अगले पॉइंट का और कम होगा, तभी तो मैं बोल रहा हूं यहां पे क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ये चीज टेम्परेचर ग्रेडियंट है, आपको पता है, अभी बताया हमने, इट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके जी। अब अगली बात कि यहां पे हीट कितनी तेजी से फ्लो हो रही है, उसको मैं डिनोट करूंगा dq बाय dt से। क्यों, हीट है, नीचे टाइम आ गया, तो dq बाय dt क्या हुआ, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, मतलब कितनी तेजी से, जैसे वो प्रेशर वाले केसेस में हम dv बाई dt लगाते थे, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यहां पे क्या लगाते हैं, हीट फ्लोइंग पर यूनिट
यूनिट टाइम, यहां लगाते हैं हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है। सारी बातें मैंने बता दी। अब कहानी सिंपल है। कहानी ये है कि जो आपका लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो कहता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है यानी dq by dt, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। यार सीधी सी बात है, जितना टेम्परेचर का फर्क ज्यादा होगा उतनी ही तेजी से हीट का फ्लो होगा। सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन। भाई जैसे पाइप का मुंह बड़ा हो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल है ना हीट को फ्लो करवाने के लिए। ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ लग जाएंगे हीट को फ्लो करवाने के लिए। तो अगर रास्ता बड़ा है तो तेजी से जाएगी ना चीज। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इसको इकट्ठे कर दूं तो dq by dt is proportional to dt by dx and also on a। अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिफॉर्म मान लूं तो dt by dx की जगह क्या लिखूंगा, T1 माइनस T2, क्योंकि इसका टेम्परेचर T2 था, इसका T1 था, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 के नीचे लेंथ ऑफ द रॉड इंटू A। बस इतनी सी बात है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आना चाहिए। इस कांस्टेंट को कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। किससे डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। dq by dt इज इक्वल टू K इंटू T1 माइनस T2 बाय L इंटू A। फार्मूला याद रख लेना है जी। किस चीज का फार्मूला हो गया ये, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। किस पे डिपेंड करती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि भैया मटेरियल कौन सा है। जो K है ना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वो अब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पे। और किस पे डिपेंड करता है कि भैया एंड टू एंड टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, और किस पे लेंथ कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखना है इसको, dq by dt इक्वल टू K इंटू T1 माइनस T2 बाय L इंटू A। अगर कभी हीट निकालने के लिए आ जाए तो कुछ नहीं है, K T1 माइनस T2 के नीचे L है, ये A है, बस ये dt उधर चले जाएगा। जितना भी टाइम होगा उससे उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन ज्यादा हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, dq by dt इज इक्वल टू K T1 माइनस T2 बाय L इंटू A। तो भैया नोट करो और अंडरस्टैंड करो कि किस बात तक पहुंच गए हम। dq by dt इज इक्वल टू K T1 माइनस T2 बाई रॉड का एंड टू एंड टेम्परेचर डिफरेंस है। बाकी कोई ज्यादा खास बात इसमें है नहीं है। थोड़ी सी बात किसकी कर देते हैं, K की करते हैं बेटा। इसको घुमा के K की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वहां से इसकी डेफिनेशन भी बना देंगे, वहीं से इसकी यूनिट भी बना देंगे, डेफिनेशन भी बना देंगे और यूनिट भी बना देंगे। तो थोड़ा सा किसकी बात कर लेते हैं, K यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कैपिटल K से डिनोट करना है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल्स पर। ठीक है, अगर मेटल्स हैं तो इनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए।
इन्फिनिटी को टच करने की ओर बढ़ना चाहिए। तो अगर परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट, तो कहते हैं उसका K कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। अगर कोई परफेक्ट इंसुलेटर है तो कहते हैं उसका K कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूं K की, तो ये क्या बन रहा है, dq/dt। ठीक है, dq/dt ऊपर है, नीचे क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल क्या था, टेम्परेचर ग्रेडियंट था ना, तो यहां आ जाएगा dt/dx। समझो बात को, ये dq/dt तो था ही, K वहीं छोड़ना है, इसके नीचे क्या आ गया, dt/dx, और A भी इसके क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है जी, क्योंकि अगर मुझे निकालना क्या है dq/dt, dq/dt इक्वल टू K छोड़ के dq/dt के नीचे दोनों चीजें ले आया ना, dt/dx भी ले आया, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट ये ना बेटा, इसको dt बोल दिया, इसको बोल दिया dx, ये एज इट इज उठा के ले आया, और एरिया को भी एज इट इज लेके आ गया। अब यहां से इसकी यूनिट बन जाती है, इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है, कि कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज rate of flow of heat per unit temperature gradient per unit area of cross section। आसान वाली डेफिनेशन, बिल्कुल आसान वाली डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज, इसको क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी। अब dq/dt ये है हीट, ये है टाइम। हीट यानी जाउल, टाइम यानी सेकेंड, तो जाउल पर सेकेंड तो देख यहीं पे पड़ा हुआ है। नीचे टेम्परेचर यानी केल्विन, और नीचे डिस्टेंस। ठीक है जी। अब नीचे डिस्टेंस है यानी मीटर, ऊपर क्या है, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट जाएगा, तो नीचे क्या आना है, देख भाई नीचे dt/dx है, dt/dx इंटू ए है ना, तो dt की जगह तो केल्विन आ गया, dx की जगह मीटर आ गया, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर आ गया, ये ले 1 मीटर कट गया तो बन गया किलोमीटर। भाई किलोमीटर नहीं है, वो केल्विन मीटर है, ये केल्विन है, ये क्या है, मीटर है। तो ऊपर जाउल पर सेकेंड, नीचे क्या आ गया, केल्विन मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, जाउल पर सेकेंड पर केल्विन पर मीटर, जाउल पर सेकेंड पर केल्विन पर मीटर। जाउल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं। जाउल पर सेकेंड पावर की यूनिट है यार, वर्क अपॉन टाइम, तो इसको वॉट भी कह सकते हैं। तो इसकी क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी। कभी कभी यूनिट के भी बारे में पूछा जा सकता है, तो ये यूनिट बन गई। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये ओवरऑल क्या हो गया, अपनी एक्सप्रेशन हो गई। बाकी हमने बोला जो K है डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। अगर आप बात करते हो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो इसमें मेटल्स का K नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना, मेटल्स का क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप बात करते हो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, तो सॉलिड्स ज्यादा बढ़िया कंडक्ट करते हैं, लिक्विड्स उससे कम, और गैसेस उससे भी कम करते हैं। अगर आप बात करते हो मेटल्स की ही, ठीक है, मेटल्स में कई तरह के मेटल्स हैं, अब उनमें सबकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी।
अब अगर सिल्वर की बात करते हो, वो सबसे बढ़िया कंडक्ट करती है, कॉपर भी करती है लेकिन उससे थोड़ा कम, एल्यूमिनियम भी करती है लेकिन वो उससे भी कम। अगर मेटल्स को नॉन मेटल से कंपेयर करोगे तो सबकी कनेक्टिविटी ज्यादा, आपस में कंपेयर कर लोगे तो भैया कम ज्यादा तो फिर होगा ही होगा ना। तो यार दिस इज समथिंग अबाउट के, जिसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसकी ही आगे और बात करेंगे, नोट कर लो, तब तक हम बोर्ड क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। ओके भाई, तो थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्लियर होना चाहिए बेटा। इस पे बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने और आएंगे। अब अगली बात यार, जैसे हमने वो प्रेशर वाले केस में, लिक्विड्स के फ्लो वाले केस में उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करवाया था ना यार, अब यहां पे भी इस कंसेप्ट को करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कंसेप्ट के साथ कंपेयर करवाया जा सकता है। उससे न्यूमेरिकल्स बड़े यार इजी हो जाएंगे, कुछ जैसे पिछली बार हो गए थे अपने। तो पॉइंट ये है कि मान लो ये एक रॉड है जी, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। अब डिफरेंस क्या है, T1 माइनस T2, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अच्छा, फ्लो किसने करना है, हीट ने, तो क्यों क्या हुआ, हीट हुई। रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, हीट क्या हो गया, dq बाय dt, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया। और ओवरऑल अपनी रिलेशन क्या बन रही है कि भाई जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है dq बाय dt, ये किसके इक्वल होता है, k आ गया, यहां पे T1 माइनस T2 आ गया, यहां पे A आ गया और नीचे क्या आ गया, L आ गया। ये अपने पास क्या है, एक्सप्रेशन है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर यहां पर अब हमारे पास एक वायर हो, ठीक है, वायर का कुछ ना कुछ क्या मान लेते हैं हम, रेजिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस क्या लगाया जाता है, इसके अक्रॉस लगाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। V1 ग्रेटर देन V2 होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मान ले क्या है, V1 माइनस V2 है, जिसको आमतौर पे किससे डिनोट करते होते हैं, V से डिनोट करते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है जी। अब यहां पर एक I का कंसेप्ट आता है, I करंट होता है, जो क्या होता है dq बाई dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब अगर इस सिचुएशन को उस सिचुएशन से कंपेयर करें तो ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, और वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। यानी यार ये वो चीज है जो करंट के कंपैरिजन में आएगी। करंट होता क्या है, किसी भी चीज का रेट ऑफ फ्लो, वहां पे लिक्विड करंट था, यहां पे करंट है चार्ज वाला, और इसको क्या बोलेंगे हम, हीट करंट बोलेंगे। मतलब करंट के कंपैरिजन में जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, dq बाई dt। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या फिर हीट करंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे जी, हीट करंट। तो ये हो गया भाई हीट करंट जी। अगली बात, ये करंट के कंपैरिजन में क्या आ गया, हीट करंट आ गया। ओके, अब यहां पर दोनों एंड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, T1 ग्रेटर देन T2 है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तभी हीट फ्लो हो रही है, अगर वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी करंट फ्लो हो रहा है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में यहां पर क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का रोल यहां पे कौन प्ले करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये किसका रोल प्ले करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। ओके,
अब यहां पे बेसिक रिलेशन क्या चलती है, V इक्वल टू I इंटू आर। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस, पढ़ा हुआ तुमने 10वीं कक्षा में। तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V मतलब V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू आर। अगर यही चीज यहां से अब मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, I का प्ले कर रहा है। ये किसका रोल प्ले कर रहा है, V का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं। देखो V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, उसका रोल T1 माइनस T2 ने करना है, और I यानी करंट, उसका रोल इसने प्ले करना है dq बाई dt ने। तो अगर मैं इसको T1 माइनस T2 ऐसे लिख लूं, ये V की जगह आएगा। ठीक है, इक्वल टू, यहां क्या लिख लूं, dq बाई dt, ये I की जगह लेगा T1 माइनस T2 इक्वल टू dq बाई dt था I, और ये क्या हो गया, L ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो T1 माइनस T2, ठीक है, L आ जाएगा ऊपर, तो यहां पे आ गया L, और K और A जाएगा नीचे, ये हो गया K और A। अब सोचो, है तो वही ना, T1 माइनस T2 इक्वल टू dq बाई dt इंटू L ऊपर आ गया, नीचे K A आ गया। अब ये जो भी बना, अब सोचो ये किसका रोल प्ले करता होता है, V का यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। ये किसका रोल प्ले करता होता है, I का। तो इसने किसका रोल प्ले कर देना है, R का रोल प्ले कर देना है कि नहीं। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है, सब कुछ तुम्हारे सामने है भाई, सब कुछ तुम्हारे सामने है। ये जो क्वांटिटी है, ये किसका रोल प्ले करेगी, रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी यहां पर। तो T1 माइनस T2 पोटेंशियल डिफरेंस का, dq बाई dt करंट का, और ये जो क्वांटिटी है L डिवाइडेड बाय KA, लाल कृष्ण अडवाणी, याद रख लो भाई, लाल कृष्ण अडवाणी। तो R इज इक्वल टू L बाय KA। दिस इज नोन एज हीट रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं हीट रेजिस्टेंस। तो याद रखना है जी, हीट रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी का एक तरह से उल्टा ही हो गया। कंडक्टिविटी जो है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो K है, वो जितना ज्यादा होगा उतनी हीट कंडक्शन ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी हीट कंडक्टिविटी कम होगी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L था, तो ये इसका उल्टा जाएगा ना, डायरेक्ट हो गया, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K था। ठीक है, तो K और A था, वो नीचे आ जाएंगे। तो R और K एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी उतना ही रेजिस्टेंस कम, जितनी कंडक्टिविटी कम उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये जो पोर्शन है भाई, जहां पर एक पॉइंट लेकर आए हम हीट रेजिस्टेंस का, अब इसको समझो, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें से ही आने हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड, ये समझ लो आने वाले हैं। तुमने जो भी बात की उसमें अब एक हीट रेजिस्टेंस नाम का कंसेप्ट भी आ चुका है जी आपके पास। फॉर्मूला इसका क्या है, L डिवाइडेड बाय K इंटू A, L डिवाइडेड बाय K इंटू A। अब अगली बात ध्यान देना, जैसे हम पढ़ते होते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ऐसे यहां पर इसको नोट कर लो, तब तक हम मिटाते मिटाते हैं इसको। ऐसे यहां पे बेटा अगला टॉपिक अपना आएगा कि अगर रॉड्स को सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो कैसे कैसे कंडक्टिविटी में चेंज आएगा। अगर बेटा रॉड्स को सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कंडक्टिविटी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस
करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटा जी मैं बार बार बोल रहा हूं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल समझ लो आए ही आए। ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ना अभी रजिस्टर के साथ जो कंपैरिजन करवा दिया, अब उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो समझ लो आने है ना, वो गारंटेड है। सारा न्यूमेरिकली अभी आप फर्स्ट असाइनमेंट ही करने लग जाओगे तो उसी पे बेस्ड आएंगे। तो हमने जो पढ़ा उसमें एक फार्मूला अपने पास क्या चल रहा है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के है, यहां पे T1 माइनस T2 है, ए है, और नीचे क्या है, L है। एक किसका आ गया, हीट रेजिस्टेंस का, क्या आ गया, L डिवाइडेड बाय के, ए आ गया। ठीक है जी, एक्सप्रेशन फॉर हीट रेजिस्टेंस। अब अगली बात ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला अगर इन रॉड्स को सीरीज में लगा दिया जाए, सीरीज में, तो क्या खेल बनेगा, कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, रिजल्ट निकाल के अभी रख लेंगे तो न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिल जाएगी बेटा हमें। तो पहली बात सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, ठीक है, यहां लिख लिया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से सुनना, अगर दो रॉड्स या तीन रॉड्स, तीन लगा लेते हैं, चलो सीरीज में लगा दी, सीरीज में लेंथ सबकी अलग अलग, अच्छा एरिया हमें सेम मानकर चलना पड़ेगा, एरिया सबका क्या है, सेम, अलग अलग भी हो सकता है, अभी हम सिंपल केस लेके चल रहे हैं, एरिया सेम है, ओके जी। इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है मान ले, और इसका K3 है। अलग अलग मटेरियल की रॉड है, एरिया सेम है, लेंथ अलग अलग, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी भी अलग अलग। इस एंड का टेम्परेचर मान लो क्या है, T1, बीच वाले एंड का T2, इस एंड का क्या होगा, T3 होगा, उस एंड का क्या होगा, T4 होगा। अलग अलग सबका क्या क्या टेम्परेचर, T1 बड़ा है तो उधर से हीट का फ्लो होगा, इस एंड से उस एंड की ओर हीट का फ्लो होगा। ध्यान से सुनना, पॉइंट्स हैं कुछ नोट करने पड़ेंगे। तो सिचुएशन क्या है भैया, चार अलग अलग रॉड है, तीन, सबकी लेंथ अपनी अपनी है, टेम्परेचर जंक्शंस के अलग अलग है। अब ये T2 है, T3 है, T4 है, कई बार जंक्शंस के टेम्परेचर फाइंड करने होते हैं, कुछ भी आ सकता है। अब पहला पॉइंट मेरा ये है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखी है तो सीरीज में देखो करंट सेम होता है, आपको पता होना चाहिए, सीरीज में करंट रहता है सेम। अब क्योंकि करंट रहता है सेम तो यहां पर करंट की जगह क्या है, हीट करंट है ना, dq बाई dt। तो समझ ले इसमें जो फ्लो हो रहा है यहां तक, इसमें जो फ्लो हो रहा है, इसमें जो फ्लो हो रहा है, हीट करंट विल बी सेम। दैट मीन्स इसका अगर मैं हीट करंट देखूं फर्स्ट रॉड का, वो dq बाय dt, और सेकेंड वाले का dq बाय dt, और थर्ड वाले का dq बाय dt क्या आने चाहिए, आपस में सेम आने चाहिए। अब अगर मैं इसके लिए लिखूं, इसके लिए तो क्या लिखूंगा, dq बाई dt को, इट विल बी K1, ठीक है, K1 साथ में क्या आएगा, K1 के साथ T1 माइनस T2, ठीक है जी, K1 T1 माइनस T2 साथ में क्या आएगा, A, नीचे क्या आएगा, L1। ये किसके इक्वल होना चाहिए, K2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, T2 माइनस T3 साथ में A, नीचे क्या आ जाएगा, L2। ये L1 था, ये L2 था भाई, ये L3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, K3, यहां क्या आ जाएगा, T3 माइनस T4, और नीचे क्या आ जाएगा,
3, साथ में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर एरिया सेम मान रखे थे, 90% क्वेश्चन में आपको एरिया सेम ही दे देगा सीरीज में, 90% में ये कट जाएंगे। सिचुएशन क्या बनेगी, K1 T1 माइनस T2 के नीचे L1 K2 T2 माइनस T3 के नीचे L2 इक्वल टू K3 T3 माइनस T4 के नीचे L3। अब ये सिचुएशन मिलेगी आपको, ठीक है जी, ये सिचुएशन आपको मिलेगी। अब इसको मौके पे डिपेंड करता है कि कैसे सॉल्व करना है। यानी सीरीज में होंगे तो आपके पास एक फंडा है कि यार तुम हीट करंट 1 इक्वल टू हीट करंट 2 लेकर चलो, उससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली निपट सकता है। अब जैसे 2 वाला दिया हो तो इसी से चल जाएगा काम, 3 वाला दिया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो बीच के टेम्परेचर आपसे मांग सकता है, आपस में सॉल्व करके बीच के टेम्परेचर निकाले जा सकते हैं बेटा जी। एक आधा टेम्परेचर दिया होता है, एक आधा फाइंड करना होता है, एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा सीरीज में, एक तो ये बात याद रख ली, एक और बात याद रखनी है कि भाई मेरे नेट रेजिस्टेंस जो होता है इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस ऐड होता है ना, करंट वाली बात से निकाल कर लाया हूं मैं। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है जी। अब R था क्या आपके पास, R का बेसिक फार्मूला क्या है, L बाय के ए, L बाय के ए, इसमें टेम्परेचर का रोल नहीं। तो अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखता हूं, ये नेट रेजिस्टेंस है, ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, तो ओवरऑल मैं लिखूंगा तो L1 प्लस L2 प्लस L3 आएगा कि नहीं आएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 आएगा। एरिया अगर सेम है, देख तो ये चलेगा, एरिया अलग अलग हो जाएगा, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं एरिया सेम है, तो L1 प्लस L2 प्लस L3, L हो गया, ओवरऑल एरिया A है, और ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ, जैसे ये क्या है बेटा, नेट रेजिस्टेंस तीनों का, तीनों मिलकर जो नेट रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो R दे रहे हैं, तीनों मिलकर जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आएगा, इसको S लिख देता हूं कि नेट कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी इन सीरीज। तो ये नेट लेंथ हो गई, एरिया हो गया ओवरऑल, KS आ गया, इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखोगे मेरे भाई, L1 के नीचे AK1 प्लस L2 के नीचे AK2 प्लस L3 के नीचे AK3, ऐसे जितने मर्जी हो जाए। A कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया, L1 प्लस L2 प्लस L3 के नीचे K सीरीज वाला इक्वल टू, ये A तो कैंसिल हो गया ना, L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 आ गया। यहां से बेटा जी अगर नेट निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो, नेट ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 के नीचे L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3। ये आ गया ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी डायरेक्ट निकालने का फार्मूला। मान लो तुम्हें कह रहे थे 3 रोड है भैया, सीरीज में लगी हुई है, नेट थर्मल कंडक्टिविटी निकाल के दिखाओ, तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3, ठीक है। अगर 2 ही होंगी तो तीसरा उड़ा दो, क्या बच जाएगा यहां पर, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। अगर 2 ही होंगी तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फार्मूला इजी हो जाएगा मॉडिफाई होकर। तो अगर बेटा 2 ही होती हैं तो तीसरे को लेते नहीं है, स्पेशल केस हो गया, ठीक है। ये जनरल है, ये जनरल लग जाएगा। 4 होंगी तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4
नीचे उसी फॉर्म में L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 प्लस L4 बाय K4 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर सिर्फ दो हो तो रिजल्ट क्या बनेगा, लिखते जाओ, फॉर टू रॉड्स KS क्या बनता, L1 प्लस L2, नीचे क्या आ जाता L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाता, ऊपर तो L1 प्लस L2 ही है, नीचे क्या आ जाता, एलसीएम ले लो K1 K2, यहां क्या आ जाएगा K2 L1 प्लस K1 L2। ठीक है जी, एलसीएम लिया, अब ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, इसके नीचे तो था ही, एलसीएम लोगे जब तो ये वाली नीचे वाली जो टर्म है वो ऊपर चले जाएगी, तो KS क्या बनेगा, इट विल बी L1 प्लस L2, यहां क्या आ जाएगा K1 K2 के नीचे क्या आ जाएगा K2 L1 या L1 K2 प्लस K1 L2। ठीक है जी। और अगर दो रॉड्स इक्वल लेंथ की हो जाएं, इक्वल लेंथ की, दोनों रॉड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल, तो ये L1 प्लस L2 ये 2L हो जाता, ये L से L कॉमन आ जाता अगर इक्वल लेंथ की हो जाए। बेटा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब अगला रिजल्ट इसी का स्पेशल केस कि अगर L1 इक्वल टू क्या होता है L2 L, तो L1 इक्वल टू L2 होता तो ये 2L आ जाता, ये L प्लस L कॉमन आ जाता, L कैंसिल हो जाता तो बन जाता ये 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2 आ जाता। अब देखो पॉइंट क्या है, ये जनरल बात, जितनी मर्जी रॉड्स हो, अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल रेजिस्टेंस आ गया, ये दो के लिए आ गया ये वाला रिजल्ट K1 K2 L1 प्लस L2 बाय K1 L2 प्लस K2 L1, और ये दो रॉड्स अगर वो इक्वल लेंथ की होती तो ये आ जाता, जनरल ये है। तो सीरीज में दो बातें बताई मैंने, एक वो कि अगर आप दो या तीन दे रखी है तो आपने सबसे पहले कहना H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3, मतलब हीट करंट ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू हीट करंट ऑफ 2 शुड बी हीट करंट ऑफ 3, उससे बड़े न्यूमेरिकल निकलेंगे। और अगर नेट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोल दिया तो ये उसका डायरेक्ट फार्मूला हो गया, दो हो तीन हो चार हो, नेट रेजिस्टेंस से हमने इसको कवर अप किया। ठीक है जी, इसको नोट करो। अगली बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें भी कुछ पॉइंट्स आएंगे फिर अपने। अब बेटा यार एक पॉइंट रह गया, अब ये मैंने लिख दिया पहले ही, जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसके बाद अभी पैरेलल के भी पॉइंट रखने वो भी लिख दूंगा यार, जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सीरीज की बात चल रही है, अगर यार ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ये बड़ा आता है कॉमन सा, इसलिए डायरेक्ट ही इसका फार्मूला बता देता हूं कि अगर मान लो सीरीज में लगी हुई और दो रोड वाला केस हो, देखो दो ही रोड है, एक की लेंथ L1 दूसरे की लेंथ L2, एक का कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी K1 दूसरे का K2। इस पे आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि दो रोड्स हैं भैया, दोनों रोड को जोड़ दिया, उसके बीच में जहां पे वो जुड़ रही है ना, जंक्शन है, उसका क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कहानी कुछ नहीं, वही सिंपल है जो पढ़ा दिया यार, बस मैंने रिजल्ट डायरेक्ट लिखा दिया, बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं, नोट कर लेना, काम आएगा। तो ये रॉड है, ठीक है, समझा भी देता हूं थोड़ा सा ताकि अपने आप भी निकाल सको, बस सॉल्व करने के स्टेप जो है ना वो डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये रॉड है यार, एक टेम्परेचर T1 है, दूसरा टेम्परेचर T2 है, जाहिर सी बात है T1 ग्रेटर देन T2 है, एक का K1 दूसरे का K2 सीरीज में लगी हुई है। अब क्योंकि सीरीज में लगी हुई है तो अभी बताया हीट करंट क्या रहना चाहिए, दोनों के अक्रॉस सेम। अब हीट करंट सेम यानी पहले का हीट करंट dQ/dt1 दूसरे का dQ/dt2। अब अगर यहां से यहां तक की बात करेगा भैया, dQ/dt का फार्मूला क्या है, K8T1 माइनस T2/L है ना, तो K की जगह इसका लगेगा K1, ध्यान से देख लो, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, A की जगह एरिया दोनों का क्या मान रखा है, सेम। मैंने बोला 90% सवालों में एरिया क्रॉस सेक्शन तो अब वो सेम देगा ही ना,
ठीक है, अगर नहीं देगा फिर उसको मौके के हिसाब से देखा जाएगा। तो इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट K1 लग गया, ए सेम था, टेम्परेचर डिफरेंस ये बड़ा है T1, ये छोटा है, देख ये निकालना है ना, इन दोनों की बात हो रही है। तो T1 माइनस टी लग गया, नीचे इसकी अपनी लेंथ, ये किसके बराबर होगा, इसकी बात कर अब K2, एरिया सेम है, इस बार T माइनस T2 आएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, T माइनस T2 बाय L2। अब इसको अगर सॉल्व करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो मैंने सॉल्व करने का टाइम बचा लिया, तो ये रिजल्ट आएगा, अगर याद हो सके तो भैया कर लेना, ये रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर मौके पे डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल लिया करेंगे कि अगर दो कंपोजिट रॉड दे रखी हो, उनको कंबाइन कर रखा हो, एंड टू एंड टेम्परेचर दे रखे हो, बीच का टेम्परेचर निकालना हो तो ये फंडा लगेगा K1 बाय L1 T1 प्लस K2 बाय L2 T2, K1 बाय L1 प्लस K2 बाय L2। बाकी इसके स्पेशल केस है, मतलब याद करने की कोशिश करनी है, न्यूमेरिकल्स, सॉरी फार्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ठीक है, तो इसको याद करने की कोशिश करनी है। अगर L1 L2 इक्वली होते तो फार्मूला और इजी हो जाता, L1 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 करके कट जाते, ये बच जाता। ध्यान से देख लो, K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये इंटरफेस का बीच वाले पॉइंट का टेम्परेचर है। और अगर कहीं वो सेम ही रॉड होती, लेंथ भी सेम, कंडक्टिविटी भी सेम, तो सिंपल ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 ही आ जाता, ठीक है। इसको नोट कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला भी पहले मैं लिख दूंगा, एक ही बार में सारी चीजें बता दूंगा यार, उससे क्या आएगा, आपके 5-10 मिनट बच जाएंगे, लेक्चर छोटा हो जाएगा। एक बेटा यार पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी रिजल्ट देख लो, कुछ नहीं 2-3 मिनट ही लगेंगे, डायरेक्ट ही लिख दिए यार, टाइम अब ज्यादा लग रहा है, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने इसी लेक्चर में करा देना था सब कुछ यार। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता ही है, जैसे रजिस्टर को पैरेलल में लगा सकते हैं, वैसे ही ये मान लो स्लैब्स हैं, रॉड्स हैं, कुछ मर्जी लगा लो, ये पैरेलल में लगा दी बेटा। अब जब सीरीज में लगते हैं ना, तो यार मैंने बोला 90% केसेस में तुम्हें एरिया सेम देगा, जब पैरेलल में लगेंगे तो 90% केसेस में लेंथ सेम देगा। तो मैंने 3 ब्लॉक लिए, या कह लो 3 रॉड्स ली, एरिया इनका अलग अलग है, A1 A2 A3 पैरेलल में लगाई, और इनकी लेंथ सबकी क्या है बेटा, सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी K1 K2 और K3, पहले बात को समझ लो। 3 रॉड्स हैं, मैंने स्लैब्स के फॉर्म में बना दिए, ये ले यार रॉड्स के फॉर्म में बना देते हैं। ये क्या बन गई, 3 रॉड्स बन गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने अलग अलग माने इनके, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी अलग अलग है, लेंथ सबकी क्या है, सेम है। तो जो पहला पॉइंट है भाई, वो ये है कि अगर ये पैरेलल में है तो इनके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, या कह लो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंस सेम रहता है, करंट बढ़ जाता है, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, करंट बढ़ेगा, हीट करंट, ठीक है। अलग अलग एरिया तो अलग अलग हीट आएगी। तो पहली बात, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। हीट करंट तो अलग अलग आएगा, इसमें हीट करंट मान ले H1 है, इसमें जो हीट जा रही है वो H2 से जा रही है, इसमें जो हीट जा रही है H3 से जा रही है। तो दूसरी बात है कि जो नेट हीट फ्लो होगा वो इंडिविजुअल हीट फ्लोज का सम होगा, ठीक है जी। जब आप सीरीज में थे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे पहले क्या माइंड में लेना है, H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3। यहां पे क्या लेना है, नेट फ्लो इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, 4 होते तो H4, 5 होते तो H5। तो ये चीज ले चलेगी। अब ध्यान से सुनना, ये स्टेप क्लियर। अब ये क्या है, ओवरऑल मिलकर जो हीट का फ्लो हो रहा है उसका रेट। इसकी जगह मैंने के ए बाय एल, के ए बाय एल, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है कि नहीं, के ए बाय एल टेम्परेचर डिफरेंस, यही होता है हीट फ्लो। तो जब नेट की बात करूंगा तो के की जगह आएगा तीनों मिलकर कितना कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, उसको मैंने के पी लिख दिया। के पी यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। एरिया सारा टोटल लगेगा ना,
तो इसकी जगह क्या आएगा, टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3, 4 होते तो A4 भी आता, 5 होते A5 भी आता, और टेम्परेचर डिफरेंस तो फिर T1 माइनस T2 ही रहना है, और लेंथ क्या है, कॉमन ही है। इस बात को समझो कि ये क्या चीज है, ये नेट फ्लो है, नेट एरिया, नेट टेम्परेचर डिफरेंस, नेट लेंथ और नेट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये किसके इक्वल है, H1 प्लस H2 प्लस H3 इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अगर पहले वाले की बात करो तो उसका K K1 हो जाएगा, A A1 हो जाएगा, लेंथ सेम है और टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम है। इस पूरे का टेम्परेचर T1 है, इस पूरे का टेम्परेचर T2 है। ऐसी बेटा जी अगले का, ऐसी अगले का लिख लो, थोड़ा ध्यान से टाइम लगा के लिखो, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं भाई, लेक्चर लंबा हो जाता है, आप टाइम लगा के लिखो इसको। ओके, अब इसमें यार ये तो कॉमन था, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 कट जाएगा, एल भी सेम रखी है, कट जाएंगी, तो बस ये A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का फार्मूला आ गया डायरेक्ट। अगर ये दो ही होती रॉड्स, दो होती तो रिजल्ट क्या बन जाता, K1A1 प्लस K2A2 के नीचे A1 प्लस A2 बन जाता। और अगर कहीं एरिया भी सेम होता तो एक K1 प्लस K2 बाय 2 बन जाता। एरिया भी सेम होता तो K1 प्लस K2 बाय 2 बन जाता। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब कंडक्टिविटी में एक फार्मूला मैंने और बताना है, इसको नोट कर लो, वो फार्मूला बता दें फिर आपको ठीक है धन्यवाद ज्ञापन कर देंगे। एक फार्मूला और रह गया भाई। हाँ जी बेटा, वो ट्रांसमिशन ऑफ हीट वगैरह हो गया। अब उसी से रिलेटेड कंडक्टिविटी चल रही है ना, उससे रिलेटेड यार एक बात और है, बड़ा हो गया लेक्चर, कोई चक्कर नहीं है, आराम से नोट कर लो, ब्रेक के बाद नोट कर लेना, 5 मिनट लगाऊंगा, सब कुछ मैंने पहले लिख दिया ताकि टाइम ना लगे। एक पॉइंट है, हेडिंग डाल लेना, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन अ लेक, कि लेक के ऊपर यार आइस की ना लेयर बनती जाती होती है। मान लो एक कोई लेक है, लेक झील, वो जम गई, पूरी की पूरी जमी पड़ी है भाई, वो जमी पड़ी है तो उसके नीचे फिर भी पानी होगा, और वो कितने पे होता है आपको पता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नीचे पानी कितने पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पर है। ये बर्फ की लेयर है, ठीक है। अब नीचे पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे है, ऊपर बर्फ की लेयर है भाई, लेयर के जस्ट नीचे और बर्फ जमेगी, वो लेयर मोटी होती जाएगी, फिर और जम जाएगी, फिर और जम जाएगी। तो मैं कह रहा हूं नीचे तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला है, जैसे 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 ऊपर बर्फ की लेयर तक पहुंचेंगे, लेयर पे तो आइस है ना, तो उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। वो पानी भी जमने वाला है, बर्फ के जस्ट नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मान लो लेक के ऊपर जो टेम्परेचर है ना, ऊपर वो नेगेटिव में जा चुका है, माइनस में चल रहा है, वो -5 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस। अगर माइनस में चल रहा होगा तो बर्फ जमती जाएगी, लेयर मोटी होती जाएगी। हमने टाइम कैलकुलेट करना है, टारगेट क्या है, टाइम कैलकुलेट करना है कि जी थिकनेस बढ़ने में कितना टाइम लगता है। मान लो 2 सेंटीमीटर बढ़ गई तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 5 सेंटीमीटर बढ़ गई उसमें कितना टाइम लगेगा, y1 से y2 हो गई थिकनेस तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो सिचुएशन समझना, ये लेक है, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पे ये बर्फ की लेयर है, बर्फ की लेयर के जस्ट नीचे टेम्परेचर कितना होगा, 0, और ऊपर टेम्परेचर कितना होगा, वो 0 से भी कम होगा, तभी बर्फ और जमती जा रही है। सिचुएशन क्लियर, ऊपर टेम्परेचर नेगेटिव में। तो मैंने बोला किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, मान लो y थिकनेस थी ही, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ये क्या यार, थिकनेस ऑफ आइस है जिसके जस्ट नीचे 0 डिग्री सेल्सियस है, बहुत नीचे 4 है,
तो मैंने इसके जस्ट नीचे और टॉप पे देखना है टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। कितना टेम्परेचर डिफरेंस? -T और 0। ज्यादा टेम्परेचर किसका है? इसका है भाई। इसका कितना है? -T। तो ये सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि जैसे ये क्या है, एक रॉड है, नीचे टेम्परेचर कितना है? 0, ऊपर टेम्परेचर कितना है? -10 मान ले। पानी जो बर्फ की लेयर के जस्ट नीचे है वो पानी 0 पे है, बाहर -10 है। तो यार इधर से इधर हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, यानी ये जो वाटर है ये हीट लूज करना शुरू कर देगा। जब ये हीट लूज करना शुरू करेगा तो कनेक्टिविटी वाला कंसेप्ट लगेगा और ऊपर से वो जमना शुरू हो जाएगा। हमने दोनों को मिला देना है, दोनों कंसेप्ट को। तो हमने बोला y क्या है? थिकनेस है एट एनी टाइम t, बाहर का टेम्परेचर -T है, लेक का एरिया मान ले क्या है? a। ठीक है जी। अब अगर मैं नीचे वाले को हाई टेम्परेचर मानता हूं क्योंकि वो 0 है और ऊपर वाला -T है, यहां से यहां तक हीट का फ्लो होना शुरू हो चुका है। ये हीट लूज कर करके जमना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये हीट लूज करेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी dQ/dt। अब ये भी पढ़ा थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से क्या होना चाहिए? K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आइस का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A लेक का एरिया, और ये टेम्परेचर डिफरेंस हाई माइनस लो। हाई कितना है भाई? बर्फ की लेयर के जस्ट नीचे कितना है? 0। जस्ट नीचे 0 है और ऊपर कितना है? दूसरे एंड पे -T है। तो हाई 0 था, लो वाला -T था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो dQ/dt इक्वल टू Ka टेम्परेचर डिफरेंस के नीचे y क्या थी? एट एनी इंस्टेंट, जो उसकी थिकनेस थी, जो लेंथ का रोल प्ले करेगी। आराम से रोक के समझ लो, लेंथ का जो रोल प्ले करेगी। ठीक है जी। तो dQ इक्वल टू dt ऊपर भेज दिया मैंने, ये Ka 0 + T/y इंटू dt हो गया, जिसमें फिर से समझ लो K आइस का कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी, A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पूरी लेक का एरिया, y एट टाइम t जो थिकनेस थी, जो लेंथ का रोल प्ले कर रही है, और T एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है जो नेगेटिव में था, अब प्लस हो गया हुआ है। ओके, ये क्या हुआ कि अगर यहां से यहां हीट का फ्लो होता जा रहा है, पानी हीट छोड़ता जा रहा है, बर्फ बनता जाएगा और ऊपर की ओर हीट जाती जा रही है, तो ये हीट का फ्लो हुआ। लेकिन ये जो हीट इसने छोड़ी, मतलब रिलीज की, उससे इसकी स्टेट चेंज हो गई। अब स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट लगती है उसके लिए फार्मूला क्या है? dQ इज इक्वल टू m इंटू एल, लेटेंट हीट इंटू मास। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी उसकी। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जितनी हीट उसने रिलीज की यहां से यहां तक, वही हीट कहां यूज हो रही है? सॉलिडिफाई होने में। अब उसको अभी मैंने dQ डैश माना है, बाद में ये दोनों हीट इक्वल कर दूंगा, क्योंकि जितनी लूज की उतने से ही सॉलिडिफिकेशन हुई है ना। मान लो कितना मास कन्वर्ट हो गया आइस में? m, लेटेंट हीट L थी, तो m इंटू एल लगा दिया। अब मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आइस की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी? जो आइस में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, जो आइस में कन्वर्ट हुई है वो वॉल्यूम। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। अब जो कन्वर्ट हुई है, मान लो वो कितनी हुई है? dy। तो मैं इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, पहले y थिकनेस थी, dy और बन गई, तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये आइस में कन्वर्ट हुई है। इसकी वॉल्यूम कैसे निकालूंगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इसकी हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, हाइट की जगह dy, जितनी थिकनेस कन्वर्ट हुई है वही मुझे कैलकुलेट करना है, इंटू डेंसिटी इंटू दिस। दोनों को क्या कर देंगे? हीट को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये हीट इसने लूज की, इसी से इसने
कन्वर्जन की। अब ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये वाली हीट क्या थी, के ए वाई डी टी, के ए वाई डी टी इंटू टी, के ए वाई डी टी इंटू टी। भैया ये डी टी टाइम है, कैपिटल टी टेम्परेचर है, तो के ए डी टी इंटू टी, नीचे क्या है वाई, ये चीज हो गई। और ये चीज क्या है, ए डी वाई रो एल एफ, ए डी वाई रो इंटू एल एफ। ध्यान से देख लो भैया, जल्दबाजी के चक्कर में हमने फिर लिख दिया, बहुत लंबा हो गया काम। इन दोनों को इक्वेट करके टारगेट टाइम है, तो dt को एक साइड रखा, बाकी सबको दूसरी साइड ले गया मैं, ठीक है। तो भाई इतने टाइम में इतनी थिकनेस बनती है, ये फार्मूला आ गया। इतनी थिकनेस जो कि टाइम लगेगा dt। टोटल निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर दे, कहां से कहां तक, 0 से लेके y तक, ये बन जाएगा। इंटीग्रेशन कर दोगे y dy, y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी। तो दिस इज द टाइम टेकन टू फॉर्म y थिकनेस। टोटल 0 से y तक जाने के लिए, यानी y थिकनेस के लिए इतना टाइम लगेगा। अगर लिमिट y1 से y2 होती तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते ये बन जाता। तो बेटा ये 3 फार्मूले हैं। ये फार्मूला क्या दे रहा है कि पहले थिकनेस y थी, y1 थी, y1 से y2 होने का ये टाइम लगेगा। ये दे रहा है छोटा सा टाइम dy थिकनेस बनने का, और ये दे रहा है 0 से y तक पहुंचने का ओवरऑल टाइम। तो इसको भैया नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, काम आएंगी। इस एक्सप्रेशन में रो डेंसिटी है आइस की, ये लेटेंट हीट है, के उसका थर्मल कंडक्टिविटी है, टी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, और y1 से y2 तक जाने का टाइम ये है, y1 थिकनेस से y2 थिकनेस डेवलप होने का आइस की ये टाइम है। ठीक है जी, तो अभी तक के लिए इतना ही है भैया। एक दिन में करो चाहे 2 दिन में करो, हमारा ये लेक्चर नंबर 1 ही माना जाएगा। तो सब चीजें नोट करो, न्यूमेरिकल साथ के साथ स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।